सब चीज़ जो हम गोलवलकर की हमें हमारी राष्ट्रीयता की किताब की परिभाषा को पढ़ा रहे हैं, उसमें एक टॉपिक और बच गया है, वो नस्ली चेतना से भी संबंधित है। वो किस तरीके से दुनिया की नस्ली चेतना का समर्थन करते हैं। तो हम इसकी चर्चा शुरू करते हैं और अलग अलग पेजों पे उन्होंने जो लिखा है अलग अलग अध्यायों में, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। इटली को देखिए, इतने लंबे समय से सोई हुई प्राचीन रोम नस्ल की भूमध्य सागर के आसपास के सारे भूभाग को जीतने की चेतना अब जाग गई, क्योंकि फांसीवादी तरीके से नस्ली चेतना से इटली में मुसोलिनी ने इसको जगाया था, तो मुसोलिनी की नस्ली चेतना को वो समर्थन कर रहे हैं और उसने उसी के अनुसार अपनी नस्लीय राष्ट्रीय आकांक्षाओं को ढाल लिया है। वह प्राचीन नस्ली चेतना जिसे जर्मन कबीलों को पूरे यूरोप को जीत लेने को उकसाया था, आधुनिक जर्मनी में अब फिर से जाग गई है। मतलब पहले इटली का बोलते मुसोलिनी का समर्थन करते, अब जर्मनी का हिटलर का समर्थन करते हैं कि अब जर्मनी में नस्ली चेतना जाग गई है, जिसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्र अपने लुटेरे पूर्वजों से विरासत में मिली परंपराओं से प्रभावित आकांक्षाओं का अनुसरण करने के लिए बाध्य है। और जर्मनी में किसकी थ्योरी थी? आर्यों की ही थ्योरी थी। ये हिटलर अपने आप को सबसे शुद्ध आर्य बोलता था। अपनी राष्ट्रीयता से उन लोगों को निकाल कर बाहर करे जो राष्ट्र का हिस्सा होने के बावजूद अपने निहित स्वार्थों से गद्दार में तब्दील हो गए हैं और ऐसी आकांक्षाएं रखते हैं जो समग्र राष्ट्रीय नस्ल की आकांक्षाओं का विरोध करती है या उससे भिन्न आकांक्षाएं रखते हैं। ये किसके लिए बात कर रहे हैं? ये मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, कम्युनिस्टों के लिए, उसके साथ में जो कांग्रेस के लोग हैं उनको भी इस तरीके की भाषा आरएसएस ने की, गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, इनको देश से निकाल देना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि आरएसएस का कोई भी बंदा जब भी कोई भी बात है, मुसलमानों को गाली दे, पाकिस्तान चले जाओ, देश से निकाल दो, देश से बाहर कर, मतलब उनका जो देश से निकाल देने का जो एक माइंड सेटअप है वो दिमाग में इसी विचारधारा के कारण से घुसा हुआ। कम्युनिस्टों को बोलो चीन चले जाओ, रूस चले जाओ, तो इस तरीके से ये जो देश छोड़ के चले जाओ, ये इसी विचारधारा का हिस्सा है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं के द्वारा लोगों के दिमाग में डाला जाता है। पेज नंबर 72 पर लिखते हैं, अब यहाँ पे जर्मनी के बारे में लिख रहे हैं। एक और देश जिस पर आजकल दुनिया भर की सबसे ज़्यादा निगाहें हैं वह है जर्मनी। यह राष्ट्र एक बेहद ध्यान आकर्षित करने वाला उदाहरण पेश कर रहा है। हिटलर की तारीफ कर रहे हैं। आधुनिक जर्मनी ने इसके लिए बहुत कोशिश की है। काफ़ी हद तक उसने अपने पास वंशानुगत रूप से रहे उस संपूर्ण भूभाग को फिर से अपने नियंत्रण में ले लेने की आकांक्षा को पूरा भी किया है। जो हिटलर ने साम्राज्य कायम किया था उसकी तारीफ कर रहे हैं। जो राजनीतिक विवादों के परिणाम स्वरूप राज्यों के तहत भिन्न भिन्न देशों में विभाजित हो गए थे। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बावेरिया जैसे दूसरे प्रदेशों की तरह महज एक राज्य था जिनसे मिलकर जर्मनी बना था। अब इसी 73 नंबर पेज पे आगे हैं। अब हम एक राष्ट्र के विचार के अगले घटक नस्ल पर आते हैं, जिसके साथ धर्म, संस्कृति अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। जर्मन नस्ल का गर्व आज चर्चा का विषय बन गया है। नस्ल तथा उसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए देश की सामी नस्लों यहूदियों से स्वच्छ करके जर्मनी ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। यहाँ नस्ल का गौरव अपने सर्वोत्तम रूप में अभिव्यक्त हुआ है। जर्मनी ने यह दिखा दिया है किस तरह देश की नस्लें तथा संस्कृतियों का, जिनकी विभिन्नता उनकी जड़ों तक ले जाती हैं, एक एकीकृत समग्रता में घुलना मिलना लगभग असंभव ही है। यह हिंदुस्तान में हमारे लिए एक अच्छा सबक है कि सीखें और लाभान्वित हों। मतलब वो ये पूरी जो यहूदियों को मारा, जिस तरीके से हिटलर ने जो बाकी की नस्लें थी उनका सफाया किया, उनको देश से निकाला, उनका कत्लेआम किया,
गोलवलकर उनकी इस हिंसा का भी समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि जिस तरीके से हिटलर ने किया, यहूदियों का स्वच्छता के लिए सफाया किया, ये जो किया है ये हमारे देश के लोगों को भी सीखना चाहिए और इससे सीख करके हमको लाभान्वित होना चाहिए। यानी हमको भी हमारे यहाँ की जो बाकी नस्लें हैं उनको उसी तरीके से नष्ट करना चाहिए, उसी तरीके से साफ करना चाहिए। अब समझ लीजिए कि कितनी विकृति है। मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों के प्रति इनके दिमाग में कितनी खतरनाक विकृति है, किस तरीके की चेतना रखते हैं, किस तरीके की हिंसा ये कर सकते हैं, किस तरीके का अमानवीय कृत्य मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, कम्युनिस्टों के साथ कर सकते हैं। इस तथ्य से ये जस्टिफाई होता है जो गोलवलकर इस किताब में लिख के गए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आज भी आरएसएस की शाखाओं में यही विकृति, यही क्रूरता लोगों के जो स्वयंसेवक हैं उनके दिमागों में भरी जा रही है। बहुत ही एक गजब की बात है जिसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आगे लिखते, यही नहीं, सरकारी भाषा जर्मन है। अल्पसंख्यकों के तौर पर देश में रहने वाले विदेशी नस्लों अपने समुदायों में तो अपनी अपनी भाषा के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उन्हें राष्ट्र की भाषा का ही व्यवहार करना होता है। धर्म का कारक भी अनदेखा नहीं किया जा रहा है। गणराज्य का अगर कोई राष्ट्रपति बनता है तो उसे एक शपथ लेनी होती है जो अपनी प्रकृति में पूरी तरीके से धार्मिक होती है। सरकारी छुट्टियां ज़्यादातर ईसाई छुट्टियां हैं, रोमन कैथोलिक पंथ के अनुसार हैं। संक्षेप में आधुनिक जर्मनी के राष्ट्र की धारणा के सभी 5 घटक साहसपूर्वक सत्यापित होते हैं और वह भी आज के वास्तविक वर्तमान में जब हम अपनी आँखों से देख सकते हैं और अपने सापेक्ष महत्व के साथ अपनी अभिव्यक्ति पाते हुए उनका निरीक्षण कर सकते हैं। हमारे देश में क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों का जो है हिंदी भाषा में करना, हिंदी सब पे थोपना, राज्य की भाषा हिंदी होगी, सब कुछ हिंदी में करना होगा। हमारे यहाँ तो वैसे ही हिंदी में करते हैं, मगर वो मुसलमानों को उर्दू मानते हैं, भाषा है। ईसाइयों की भाषा को वो अंग्रेजी मानते हैं, तो उर्दू और अंग्रेजी की जगह हिंदी करना है। तो कह रहे कि जहाँ नस्ली चेतना जागृत हुई जर्मनी में, तो वहाँ जो उनकी जर्मन भाषा उसमें अल्पसंख्यकों को मजबूर किया गया। इसी तरीके से हमारे देश में आने वाले समय में देखना कि हिंदी सबके ऊपर थोपी जाएगी, जिसके लिए वो सारा काम कर रहे हैं। तो इस तत्व को भी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि वो सारी चीज़ों को, जर्मनी की सारी चीज़ों को तारीफ करते हुए, जो वहाँ चल रहा था उसका समर्थन करते हुए हमारे देश में वैसा ही करना है, ये बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब रूस के बारे में बात करते हैं। हमने एक राष्ट्र के मामले को सुरक्षित रखा था, यानी रूस के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि यह किसी धार्मिक मत का पालन नहीं करता। इसके बावजूद चाहे विश्व युद्ध के बाद वह कितना भी बदल गया हो, अब भी यह राष्ट्र की संपूर्ण अवधारणा को पुष्ट करता है। शुरुआत में जब रूस में समाजवाद का कम्युनिस्ट रूप अपने उफान पर था, तो इसका नारा था, दुनिया के मजदूरों एक हो। ऐसा महसूस होता था कि लोगों ने राष्ट्रीयता के बंधन को तोड़ दिया है और अंतर्राष्ट्रीयतावाद को इस प्रकार अपना लिया है कि पूरी मानवता ही इनका कार्यक्षेत्र हो गई है। लेकिन बाकी दुनिया, यहाँ तक कि रूस के अधिकांश लोग ही ऐसे व्यापक आदर्श को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। मानव दिमाग तो जैसा है वैसा ही है, और जब तक यह एक उच्च दार्शनिक दृष्टिकोण नहीं अपना लेता, यह दुनिया के एक होने की कल्पना नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है जिसको वैचारिक बात को ध्यान रखना कि एक वैचारिक दृष्टिकोण जब तक उसके मानव मस्तिष्क में नहीं आ जाता, तब तक वो दुनिया स्तर की जो एकता की बात है उसको स्वीकार नहीं कर सकता। ये बहुत ही वैचारिक बात है जिसको ध्यान रखनी है। स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि रूस का अंतर्राष्ट्रीयवाद अब नहीं रहा। हम पाते हैं कि शायद आज रूस के किसी भी देश से अधिक रूढ़िवादी देश है रूस के बारे में, लेकिन बस यही है कि अब वह पुराने तरीके का राष्ट्र नहीं रहा। लेकिन सबके बावजूद यह एक राष्ट्र है, यह भी स्पष्ट है। वहाँ एक पुराना देश है और इसकी नस्ल अपनी रूसी भाषा के साथ है। अब तक कुछ भी नहीं बदला, केवल इतना परिवर्तन हुआ कि इस राष्ट्र ने अपने पुराने
धर्म संस्कृति को त्याग दिया, उसकी जगह नयों का निर्माण कर लिया है। रूस में अब एक नया धर्म है जिसे समाजवाद कहा जाता है। समाजवाद को धर्म कहते हैं और इसके भौतिकवाद से विकसित हुई मजदूरों की नई संस्कृति है। हम सोचते हैं कि पाठक संस्कृति के संबंध में हमारी बात रूस की भौतिकवादी संस्कृति से असहमत नहीं होंगे। हालांकि वे हमारी इस बात से चौंक सकते हैं कि समाजवाद आधुनिक रूस का नया धर्म है। लेकिन इससे आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। ज़्यादातर लोगों के लिए धर्म का अर्थ विचारों के एक ऐसे समूह से होता है जिसे व्यक्ति या समाज के हित और ईश्वर की प्राप्ति के लिए आंख मूंद कर मानना होता है। हमारे सामने ऐसा धर्म है जो ईश्वर प्राप्ति में विश्वास नहीं करता। यह एक ईश्वर विहीन धर्म है, लेकिन ये धर्म जरूर है। किस धर्म को? समाजवाद को धर्म कह रहे हैं। रूसियों के लिए उनका मसीहा कार्ल मार्क्स है। समाजवाद के धर्म का मसीहा कार्ल मार्क्स है और उसके विचार ही उनके खुदाई के पैगाम है। यहाँ तक कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पुराने समय में ईश्वर विहीन धर्म रहे हैं। रूसी धर्म उन्हीं प्राचीन धर्मों का आधुनिक संस्करण है। देखो किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। 76 नंबर पेज पे आ गए हैं हम। समाजवादी वास्तव में विरोचन और चारवाक के ही वंशज हैं। हमारे देश के भौतिकवादी दर्शन के साथ जोड़ते हैं और ये कहते हैं समाजवाद एक धर्म है जिसका आका कार्ल मार्क्स है, उसके विचार उसके खुदाई के पैगाम है। सब चीज़ें कनेक्ट करते हैं उसमें। और साथ में आखिरी में ये क्या कहते हैं, समाजवाद को भारतीय दर्शन के साथ जोड़ते हैं और चारवाक के साथ जोड़ते हैं। बड़ा कितना दुख का बात है कि जो समाजवादी हैं हमारे देश के, जो भौतिकवादी दर्शन को मानने वाले लोग हैं, कम्युनिस्ट हैं, कार्ल मार्क्स को मानने वाले लोग हैं, वो भारतीय दर्शन के चारवाक दर्शन को नहीं स्वीकार रहे। चारवाक दर्शन को एक विचारधारा के रूप में अपने साथ नहीं बांध रहे। अरे भैया, चारवाक दर्शन को भी कार्ल मार्क्स की जगह खड़ा करो आप, तो भारतीय दर्शन के साथ कनेक्ट हो जाओगे। भाई भी प्रोपगंडा भारतीय दर्शन के नाम आरएसएस का चला, उसका काट होगा वो काट, जिस पर सारे समाजवादियों को, कम्युनिस्टों को, नास्तिकों को विचार करना चाहिए। आगे लिखते हैं कि लेकिन हमें उन विश्वासों पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है जिनका रूसी धार्मिक उत्साह से पालन करते हैं। ये विश्वास उनके लिए पवित्र हैं। हम बस यहाँ इतना इशारा करके संतुष्ट हैं कि रूस के पास अपना एक देश है, नस्ल है, उनका भौतिकवादी ईश्वर विहीन धर्म है, उससे पैदा हुई संस्कृति और भाषा है तथा यह दुनिया के सामने एक राष्ट्र के रूप में अपनी संपूर्ण राष्ट्रीयता के साथ उपस्थित है। बस अगर अंतर्राष्ट्रीयता के उधार पर लिए गए पंखों को छोड़ दिया जाए तो। इस तरीके से वो रूस को एक 5 तत्वों से बना हुआ राष्ट्र के रूप में स्थापित करते हैं। अब 81 नंबर पेज पर भी कुछ लिखा है। ये उन्होंने उसके जो मुख्य तत्व हैं वो मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। हिंदुस्तान में हिंदू नस्ल अपने हिंदू धर्म, संस्कृति और हिंदू भाषा से राष्ट्रीय अवधारणा को परिपूर्ण करती है। सच यह है कि हिंदुस्तान में एक प्राचीन हिंदू राष्ट्र है और इसे निश्चित तौर पर होना ही चाहिए। कुछ और नहीं, केवल हिंदू राष्ट्र। वे सभी लोग जो राष्ट्रीय यानी हिंदू नस्ल, धर्म, संस्कृति और भाषा को मानने वाले नहीं होते, वे स्वाभाविक रूप से वास्तविक राष्ट्रीय जीवन के दायरे से बाहर छूट जाते हैं। जो इसके अंदर नहीं है, इसको नहीं मानते हैं, वो इस राष्ट्रीय जीवन से बाहर छूट जाते हैं, वो राष्ट्र के हिस्से नहीं होते हैं। हम दोहराते हैं, हिंदुओं की धरती हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र ही रहता है और रहना ही चाहिए। ये 82 नंबर पेज पे लिखा है। जो आधुनिक विश्व की नस्ल संबंधी वैज्ञानिक अवधारणा की सभी 5 जरूरतों को पूरा करता है। फलिता केवल वही आंदोलन सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय हैं जो हिंदू राष्ट्र के पुनर्निर्माण, पुनरुद्भव तथा वर्तमान स्थिति से इसकी मुक्ति का उद्देश्य लेकर चलते हैं। केवल वही राष्ट्रीय देशभक्त हैं
जो अपने हृदय में हिंदू नस्ल और राष्ट्र को गौरवान्वीकरण की प्रेरणा के साथ कार्य को उद्यत होते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। बाकी सभी, इसके अलावा जो बाकी सब हैं, बाकी सभी या तो गद्दार हैं या राष्ट्रीय हित के शत्रु हैं या अगर दयापूर्ण दृष्टि अपनाएं तो ये सारे मूढ़मती हैं। ये लिखा है 82 नंबर पेज पर। अब आरएसएस का जो हिंदू राष्ट्रीय जीवन है, जो आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनके अलावा जो भी लोग हैं वो सारे लोग आरएसएस के लिए या तो वो राष्ट्र के शत्रु हैं या गद्दार हैं या ये सब मूढ़मती के लोग हैं। इस तरीके की भावना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनसे अलग विचारधारा रखने वाले लोगों के प्रति रखता है। 108 नंबर पेज पर उपसंहार जो लिखा है उसमें इन्होंने आखिरी में कुछ लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस नस्ली चेतना के विचारधारा के ऊपर जो आरएसएस के लोग हैं, खासतौर से गोलवलकर, सावरकर, उनके विचारधारा के लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं। वो इसमें लिखते हैं, हमें अपने भविष्य को लेकर भयभीत होने की कोई वजह नहीं है, हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने सिंहासन पर पुनः आरूढ़ होने के लिए हमें बस अपनी जागृत नस्लीय भावना के अनुकूल व्यवहार करना है, अपनी राष्ट्रीय चेतना को फिर से जगाना है और जीत हमारी मुट्ठी में है। हमारे सन्यासियों की अमर वाणी हमें पुकार रही है, आओ कमर कस लें और उनका अनुसरण करें। नस्ल की भावना हमारी प्रकाश स्तंभ है और उसने अपने बच्चों के लिए अपने प्रिय पथ मार्ग अंतर्निहित आध्यात्मिक भव्यता से आलोकित कर दिया है। आओ अपनी सच्ची राष्ट्रीयता को जागृत करें, आओ अपनी नस्ली भावना द्वारा दिखाए रास्ते पर चलें, आकाश को वैदिक ऋषियों के इस आह्वान मंत्र से गुंजायमान करें। समुद्र से समुद्र तक संपूर्ण भूमि पर एक राष्ट्र, संपूर्ण विश्व पर उदारता पूर्वक शांति और समृद्धि बरसाता एक गौरवशाली भव्य हिंदू राष्ट्र। ये उनकी परिकल्पना है। पहले देश के बारे में बोलते हैं, उसके बाद में दुनिया भर में भव्य हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसके साथ में नस्ली चेतना को जगाना ये प्रमुख लक्ष्य होता है। इस नस्ली चेतना, नस्ली जो विचारधारा है, इसको पैदा करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से पूरी ताकत के साथ बहुत सारे संगठनों को बना के देश के लाखों करोड़ों लोगों को अपने साथ शामिल करके इस पूरी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और 100 साल बाद ये जो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे देश पे कब्जा कर लिया, ये एक दिन का उनका नरेंद्र मोदी ने कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गलत फहमी से बाहर निकल जाओ। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 साल का नस्ली चेतना का जो जगाने का संघर्ष था, उसका परिणाम है। और नस्ली चेतना को जगाने के लिए उन्होंने आर्यों का जो प्रमुख राम का आदर्श है उसका इस्तेमाल किया, राम का इस्तेमाल किया। राम के नाम से ही नस्ली चेतना को जागृत कर पाए हो। राम का इस्तेमाल कैसे किया मैं आपको एक आध वीडियो में आगे और समझा दूंगा, ताकि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाए। इन दो किताबों को मिला करके और दो दार्शनिकों को मिला करके, विनायक दामोदर सावरकर और गुरु गोलवलकर, दोनों को मिला करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा बनती है। मुझे लगता है कि मैंने इतने सारे वीडियो में जो समझाया है, ये सब चीज़ें आईने की तरह आपके लिए दिमाग में स्पष्ट हो गई होंगी। अब मैं अगले वीडियो के अंदर आपको हिंदू नस्ल के अंदर जो दलित हैं, शूद्र हैं, उनके बारे में किस तरीके की समझ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखता है उसके बारे में बात करें, ताकि वो भी एक स्थिति है जो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। और इसके बाद से फिर हम नीतियों के बारे में या उसकी दिशा के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को साथी अब यहीं ख़त्म करते हैं
वो आपसे निवेदन ये करते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके आगे के जितने सारे वीडियो हैं उन सारे वीडियो को अच्छी तरीके से सुनें। और हमने 5 किताबें लिखी हैं। राजनीति, राज करने की नीति, तीसरी किताब विचारधाराएं, चौथी किताब है संगठन आत्मालोचनात्मक सिद्धांत, 5वीं किताब वैचारिक एकता का आधार, 6वीं किताब बहुजन और वामपंथ। 2 किताबें और बहुत जल्दी छपने वाली हैं। ट्रेड यूनियन आंदोलन, इतिहास और चुनौतियां, कृषि और किसान, इतिहास और चुनौतियां। उसके अलावा क्रांतिकारी आंदोलन पर, धर्म के ऊपर बहुत सारी किताबें हम लिख रहे हैं जो आने वाले समय में निरंतर आएंगी। किताबें लिखने का काम हमारा निरंतर जारी रहेगा, इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और आप सब लोग ज़्यादा इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। आप सहयोग करेंगे इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।